फ्रेंड्स, हम EMRS PGT हिस्ट्री टियर 2 के लिए स्टडी कर रहे हैं। आंसर राइटिंग का पोर्शन भी और जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे वो भी, ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है और हम देख रहे हैं बुक NCERT से। ये हमारी NCERT है, यहाँ से हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे 11th और 12 के। इस पूरी बुक में 6 to 12 है, लेकिन हम 11 और 12 के पहले डिस्कस कर लेंगे। तो हम ये चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें नोमैडिक एम्पायर्स के बारे में बताया गया है, यायावर या खाना बदोश साम्राज्य के बारे में। तो इंट्रोडक्शन है यहाँ से। अगर हमें यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। खानाबदोश साम्राज्य शब्द विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है, क्योंकि खानाबदोश जो पारिवारिक समूहों में रहते हैं, सरल शासन संरचना और असमान आर्थिक जीवन रखते हैं, संभवतः विशिष्ट घुमक्कड़ होते हैं, मतलब ये घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द एक भौतिक स्थान, गहरी जटिल सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों से प्राप्त स्थिरता और एक परिष्कृत प्रशासनिक प्रणाली के माध्यम से एक विशाल क्षेत्रीय प्रभुत्व के प्रशासन को दर्शाता है। लेकिन ये परिभाषाएं बहुत संकीर्ण और अनैतिहासिक रूप से गढ़ी गई हैं। ऐसे अनेक साम्राज्यों का गठन हुआ था जिनका निर्माण खानाबदोश लोगों द्वारा किया गया था। उदाहरण के लिए मंगोल साम्राज्य। मंगोल साम्राज्य के बारे में यहाँ पे एक मैप भी दिया हुआ है, इसे भी आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में मध्य एशिया के मैदानों में एक नई राजनीतिक शक्ति चिंगिस खान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरी, जिसे मंगोल साम्राज्य कहा गया। तो हम बेसिकली मंगोल साम्राज्य के बारे में ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनता है यहाँ सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो मंगोल विभिन्न जनजातीय लोगों का एक समूह था जो समान भाषाएं बोलते थे। चरवाहे, पशुचारक, घोड़ों, भेड़ों और मवेशियों, बकरियों और ऊंटों की ये देखभाल करते थे। वे आधुनिक मंगोलिया राज्य में मध्य एशिया के मैदानों के एक क्षेत्र में रहते थे, जहां उनकी खानाबदोश जीवन शैली थी। विस्तृत क्षितिज लहरदार मैदान, पश्चिम से बर्फ से ढके अल्ताई पर्वत, दक्षिण में शुष्क गोवी रेगिस्तान, ओनोन और सेलेंगा नदियां, और उत्तर और पश्चिम में पहाड़ियों की पिघलती बर्फ से अनगिनत झरने इसे शानदार भूदृश्य बनाते हैं, जो आज भी उतना ही मनोहारी है। पशुचारकों के उत्तर में साइबेरियाई जंगलों में शिकारी संग्रहकर्ता हंटर गैदरर्स जो होते हैं निवास करते थे। वे गर्मियों के दौरान पकड़े गए जानवरों के फर के व्यापार से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कृषि तो यद्यपि देहाती क्षेत्रों में खेती संभव थी, फिर भी मंगोलों ने इसे नहीं अपनाया। तंबू में रहते हुए मंगोल अपने पशु झुंडों को शीतकालीन चरागाहों से ग्रीष्मकालीन चरागाहों की ओर ले जाते थे। भंडारण की कमी के कारण परिवारों को दूर दूर तक चारा खोजने के लिए जाना पड़ता था। क्षेत्र की कठोर जलवायु के परिणाम स्वरूप चरागाह भूमि को लेकर निरंतर संघर्ष होते थे एवं जानवरों पर कब्जे के लिए कबीले एक दूसरे पर हमला करते रहते थे। और जो स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की दुर्लभता के कारण मंगोल और अन्य मध्य एशियाई खानाबदोश चीन में अपने बसे हुए पड़ोसियों के साथ व्यापार और वस्तु विनिमय करते थे। नेक्स्ट है चिंगिस खान का आरंभिक जीवन। यहाँ से चिंगिस खान की हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो चिंगिस खान के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। चिंगिस खान का जन्म 1162 ईस्वी में वर्तमान मंगोलिया के उत्तर में ओनो नदी के पास हुआ था। उसका मूल नाम क्या था? तेमुजिन था। इसका पूरा नाम किसका? चिंगिस खान का। ये था येसुगेई उनके पिता थे और कियात कबीले के मुखिया थे। इनके पिता का नाम था येसुगेई। जब वह बहुत कम उम्र का था, उसके पिता की अन्य कबीले द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है। ओएलुन
एके उसकी माँ थी, जिन्होंने तेमुजिन उसके सगे भाइयों और सौतेले भाइयों को बड़ी कठिनाइयों में पाला था। चिंगिस खान को बचपन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तेमुजिन को पकड़ लिया गया था और कई वर्षों तक गुलाम बनाकर भी रखा गया। उसकी पत्नी वोर्ते का विवाह के कुछ ही समय बाद अपहरण कर लिया गया था और उन्हें उसे वापस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कठिनाई के इन वर्षों के दौरान वह महत्वपूर्ण मित्र बनाने में कामयाब रहे। युवा बोगुर्चू उनका पहला सहयोगी था और एक विश्वसनीय मित्र रहा था। जमुका उसका सगा भाई दूसरा सबसे विश्वसनीय मित्र था। तिमुजिन 1206 में शक्तिशाली तातारों, उनके पिता के हथियारे थे तातारों केरिएटिस और ओंग खान नीमन लोगों और शक्तिशाली जमुका, जिनके साथ उन्होंने पहले निष्ठा जताई थी, को हराने के बाद स्टेपी भूमि की राजनीति में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए। मंगोल सरदारों की एक सभा में चंगेज खान को ओशनिक खान, क्या कहा गया? ओशनिक खान और सार्वभौमिक शासक उपाधि के साथ मंगोलों का महान खान भी घोषित किया गया। नेक्स्ट है चंगेज खान का राजनीतिक सफर कैसा था। चंगेज खान का राजनीतिक लक्ष्य मध्य एशिया के स्टेपीज की मंगोल जनजातियों को एकजुट करने से कहीं आगे था। उनका मानना था कि भगवान ने उसे पूरी दुनिया पर राज करने का अधिकार दिया है। उसका जीवन मंगोल जनजाति का अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए समर्पित था। चीन, ट्रांसोक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और रूसी मैदानों के पड़ोसी क्षेत्रों में अभियानों का नेतृत्व और निर्देशन किया। उसकी पहली आकांक्षा चीन पर विजय प्राप्त करना थी, जो उस समय 3 क्षेत्रों में विभाजित था। उत्तर पश्चिमी प्रांतों में तिब्बती मूल के सीसिया लोग, जर्चन जिसका चीन राजवंश पेकिंग से लेकर उत्तरी चीन पर शासन करता था, सुंग राजवंश जिसका दक्षिण चीन पर नियंत्रण था। 1206 तक सीसिया पराजित हो गए थे। 1213 में चीन की महान दीवार को पार किया था इन्होंने। 1213 में चीन की महान दीवार को पार किया गया। चीन के खिलाफ लंबी लड़ाई 1234 तक जारी रही, लेकिन चंगेज खान अपने अभियानों की प्रगति से इतना संतुष्ट था कि वह अपने मंगोलिया वापस लौट गया। 1216 में चंगेज खान ने क्षेत्र के सैन्य मामलों को अपने अधीनस्थों पर छोड़ दिया। मंगोल प्रभुत्व अमू दरिया और ट्रांस अक्सियाना राज्यों तक पहुंच गया, जब कराखिता, जिन्होंने उत्तर पश्चिम चीन में तियेन शान पहाड़ों पर शासन किया, 1218 में पराजित हो गए। ख्वारज़म के शासक सुल्तान मोहम्मद ने मंगोल आक्रमण से चिंतित होकर मंगोल दूतों को मार डाला। 1219 से 21 के बीच अभियानों में महान शहरों ओटरार, बुखारा, समरकंद, वल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। निशापुर में घेराबंदी अभियान के दौरान एक मंगोल राजकुमार मारा गया। सुल्तान मुहम्मद की खोज में मंगोल सेनाएं अजरबैजान की ओर आगे बढ़ी। क्रीमिया में रूसी सेना को हराया गया और अपने प्रतिशोधी अभियान में कैस्पियन सागर को घेर लिया। एक अन्य दल ने सुल्तान के बेटे जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रांत में पीछा किया। चंगेज खान भारत क्यों नहीं आया, ये भी क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। सिंधु के तट पर चंगेज खान ने मंगोलिया वापस जाने के लिए उत्तर भारत और असम से यात्रा करने के बारे में विचार किया, लेकिन भीषण गर्मी, आसपास के वातावरण और उसके जादूगर भविष्यवक्ता द्वारा भविष्यवाणी किए गए बुरे संकेतों के कारण उसे अपना मन बदलना पड़ा था। इसलिए वो भारत नहीं गया, क्योंकि वहाँ का वातावरण उसके लिए सुटेबल नहीं लगा, उसे भीषण गर्मी थी। चंगेज खान के वंशजों ने दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने का सपना पूरा किया। मोंगके, ये कौन था? तो ये था चंगेज खान का पोता। इसका टाइम पीरियड है 1251 से 60 तक। चंगेज खान पृथ्वी पर एकमात्र भगवान है। उसने फ्रांसीसी राजा लुई को चेतावनी दी थी। बट्टू, ये कौन था? तो ये भी चंगेज खान का दूसरा पोता था। 1236 से 41 तक इसका भी टाइम पीरियड है। उन्होंने अभियानों का नेतृत्व करते हुए मास्को तक रूसी भूमि को तबाह कर दिया, पोलैंड और हंगरी पर कब्जा कर लिया
और वियना के बाहर डेरा डाला। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य के सामने दूसरे साम्राज्य बौने प्रतीत होने लगे थे। नेक्स्ट इसका ही एक हेडिंग है कि चंगेज खान के बाद मंगोल। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल विस्तार को 2 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया था। पहला चरण था 1236 से 1242 तक। रूसी स्टेप्स, बुल्गारिया, पोलैंड और हंगरी के महत्वपूर्ण लाभ। दूसरे चरण के दौरान पूरे चीन, ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई, जो 1255-1300 के बीच के वर्षों तक फैला था। 1260 के दशक के बाद के दशकों में मंगोल सैन्य बलों को कुछ उलटफेर का सामना करना पड़ा। अभियानों की मूल प्रेरणा पश्चिम में कायम नहीं रह सकी। हंगरी के स्टेप्पी क्षेत्र से वापसी और मिस्र की सेना के हाथों हार ने मंगोलों को नई शक्ति के उद्भव का संकेत दिया। इसके 2 पहलू थे। पहला पहलू कि पहला मंगोल परिवार की आंतरिक उत्तराधिकार की राजनीति का परिणाम था, जिसने जोची और ओगोडेई पूर्वजों ने पहली 2 पीढ़ियों के लिए महान खान की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया था। इन चिंताओं को यूरोपीय युद्धों के संचालन पर प्राथमिकता दी गई। दूसरी मजबूरी चंगेज खान के उत्तराधिकारियों की तोलेड शाखा द्वारा जोची और ओगोडेई वंश को हाशिए पर धकेलने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी। अब अगला है हमारा सामाजिक, राजनीतिक एवं सैन्य संगठन इनका कैसा था। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सामाजिक संगठन। तो तुर्क, उइगर, चीनी, केरियटिस अरब, जिन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था, उन्हें विभिन्न जनजातियों और आबादी के खिलाफ उनकी बाद की लड़ाइयों के दौरान पेश किया गया था। चंगेज खान ने अपने संघ में शामिल होने वाले विभिन्न समूहों की पुरानी जनजातीय पहचान को व्यवस्थित रूप से मिटाने का काम किया। कई वंशों और कुलों को एकजुट करके इसके संस्थापक चंगेज खान से विरासत में मिली एक नई पहचान देकर इसने पारंपरिक स्टेपी सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया। सैन्य संगठन के हम बारे में डिस्कस करते हैं। सैन्य संगठन मंगोलों के सभी वयस्क पुरुष जो शारीरिक रूप से हथियार ले जाने के सक्षम थे, आवश्यकता पड़ने पर जनजाति के सशस्त्र सैनिकों के रूप में काम करते थे। दशमलव इकाइयों की पुरानी स्टेपी प्रणाली ने उनकी सेना के संगठन के आधार के रूप में कार्य किया। सेना को अर्वन्स 10 लोग, जून्स 100, मिंघन्स 1000 और जो ट्यूमर्स थे वो 10,000 में विभाजित किया गया था। बिना अनुमति के अपने निर्दिष्ट समूहों को छोड़ने का प्रयास करने वाले को भारी दंड दिया जाता था। नई सशस्त्र टुकड़ियों को उनके 4 बेटों और उनकी सेना के विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन काम करना था, जिन्हें नोयन कहा जाता था। स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने वाले अनुयायियों के एक समूह को उसके द्वारा सम्मानित किया गया था, जिनमें से कुछ को उनके रक्त भाई यानी कि जो सगे भाई थे के रूप में संदर्भित किया गया, जबकि अन्य निचले स्तर के स्वतंत्र लोगों को उनके बॉन्डमैन, नौकर का विशेष दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है राजनीतिक संगठन कैसा था। यूलुस प्रणाली में राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया गया था। चंगेज खान ने अपने 4 बेटों को नवविजित आबादी की देखरेख का प्रभार दिया। रूसी स्टेपी क्षेत्र सबसे बड़े बेटे जोची को दिए गए थे और यह पश्चिम में उतना दूर तक फैला हुआ था जितना उसके घोड़े घूम सकते थे। दूसरे बेटे चागताई को ट्रांस ऑक्शानिया के स्टेपी क्षेत्र और पामीर पर्वत के उत्तर में स्थित उसके भाई के समीप के क्षेत्रों से सम्मानित किया गया था। जब चंगेज खान का तीसरा बेटा ओगोडेई महान खान बन गया तो काराकोरम राजकुमार के शासन की मुख्य पीठ बन गया। सबसे छोटे बेटे तोलुई को मंगोलिया के पारंपरिक क्षेत्र दिए गए थे। इस विचार पर जोर देने के लिए कि उसके बेटे सामूहिक रूप से साम्राज्य पर शासन करेंगे, चंगेज खान के पास प्रत्येक यूलुस में तैनात अपने प्रत्येक बेटे का प्रतिनिधित्व करने वाली सशस्त्र इकाइयां थी। परिवार के सदस्य द्वारा साझा प्रभुत्व की धारणा पर प्रकाश डाला गया। सरदारों की बैठक या कुरिलताई, जहां आगामी अभियानों के लिए परिवार या राज्य से संबंधित सभी निर्णय, लूट का वितरण, चारागाह भूमि और उत्तराधिकार संबंधी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। मंगोलिया में व्यापार एवं संचार का विकास। याम, चंगेज खान ने पहले ही याम नामक एक तीव्र
कुरियर डाक प्रणाली का निर्माण किया था। ऐसे भी आ सकता है यम, तो यम एक प्रणाली थी, कुरियर प्रणाली, जिसका किसने निर्माण किया था? चिंगिस खान ने, जो उसके शासन के दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ती थी। दूसरा है कुबकुर कर, ये टैक्स था। इस संचार प्रणाली के रखरखाव के लिए मंगोल खाना व दोष अपने झुंड का 10वां हिस्सा प्रावधान के रूप में देते थे। यह एक ऐसा कर था जिसे खाना बदोश लोग स्वेच्छा से चुकाते थे, क्योंकि इससे अनेक लाभ मिलते थे। क्षेत्रीय जुड़ाव, टेरिटरी लिंकेज, लड़ाई खत्म होने के बाद चीन, यूरोप और मंगोलिया सभी भौगोलिक रूप से जुड़े हुए थे। हालांकि वाणिज्यिक मार्ग मंगोलिया तक जारी था। मंगोलों के अधीन रेशम मार्ग पर व्यापार और यात्रा अपने चरम पर थी। तीसरा था बाज टैक्स। मंगोल शासन की सुसंगतता को बनाए रखने के लिए संचार और यात्रा में आसानी महत्वपूर्ण थी और यात्रियों को सुरक्षित आवागमन के लिए पास दिया जाता था। नेक्स्ट था प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह। जब मंगोलों ने चीन, फारस, रूस और अन्य देशों पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया तो मंगोल नेतृत्व के भीतर एक मजबूत दबाव समूह था, जिससे सभी किसानों के नरसंहार और उनके खेतों को चारागाह भूमि में बदलने की वकालत की। कुबलई खान, मृत्यु हुई 1294, युआन राजवंश के संस्थापक थे, जो सुंग राजवंश की हार के बाद किसानों और शहरों के रक्षक के रूप में सामने आए।